जनता सरकार मोर्चा से मैं देवेंद्र बल्हारा आपके साथ। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर अभी अभी सुना होगा, जिसके दम पर मोदी सरकार एक ऐसा प्लान कर रही है कि देश की जनता की उनको सपोर्ट जैसे जरूरत नहीं है उनकी सपोर्ट की। और अगर देश की जनता की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अगर उनकी वोट की जरूरत नहीं है, तो फिर कैसा लोकतंत्र है? इसीलिए आपकी कोई आवाज नहीं सुनी जाती। लाखों किसान रामलीला मैदान में आज इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले इस देश के तमाम संगठन अपनी अपनी मांगे लेकर के दिल्ली की कूच की, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हुई। मेरे साथ एडवोकेट पंगू साहब हैं, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी हैं, और ये लोग ईवीएम के ऊपर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं आप सोच नहीं सकते। मैं कुछ आपको टेक्निकल बातों पे लेकर के जाऊंगा, कुछ कानूनी पहलुओं पर भी लेकर के जाऊंगा, और वकील साहब से पूछूंगा कि आपकी इस लड़ाई को जीतने में अड़चन क्या आ रही है, और आपको क्या लगता है कि ईवीएम का जो घोटाला है ये देश के लोकतंत्र को कहां लेकर के जाएगा? देखिए, जो ईवीएम का घोटाला है देश के लोकतंत्र को ही नहीं पूरे देश को तबाह करेगा। आखिर नेता डरता किस बात से है? नेता डरता है कि जनता उसके खिलाफ न खड़ी हो जाए। आज इस समय आप और हम यहाँ रामलीला मैदान में हैं। लाखों की संख्या में पूरे देश भर से किसान यहाँ आए हैं। तमाम किसान संगठनों के साथी यहाँ पर हैं। इतना बड़ा किसान संगठन, इतने पूरे देश में किसानों की आबादी लगभग 60 से 70% के बीच में है, बावजूद उसके उनकी चिंता सरकार को नहीं है। और पूरे किसान सड़क पर हैं, आंदोलनरत हैं, तब भी उनकी चिंता नहीं है। मजदूरों की चिंता नहीं है। जो पुरानी पेंशन को लेकर लोग लड़ रहे हैं उनकी चिंता नहीं है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर फौजी पिछले 3000 दिन से भी ज्यादा दिन हो गए वो लड़ रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। बेरोजगार युवा संघर्ष कर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। जो एग्जाम लिए जाते हैं, पेपर लीक होता है, खत्म हो जाते हैं, वो सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। ईवीएम को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश में घर घर तक यह आंदोलन अब पहुंच चुका है, उनकी चिंता नहीं है। आखिर कारण क्या है जब पूरा देश ही उनके खिलाफ है? और मैं आपको बताऊं, आप तो मीडिया के साथ ही जानते होंगे, आज की तारीख में मीडिया का एक सर्वे कराया जा रहा है कि देश में देश के प्रधानमंत्री को कितने लोग पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी रही होगी कि 3% से लेकर 8% बस इतने ही लोग मोदी जी को पसंद करते हैं आज की तारीख में। ये मीडिया सर्वे का है जो एक्चुअल में हो रहा, लगातार कराया जा सोशल मीडिया पे। बावजूद उसके उन्हें किसी की चिंता नहीं है और वो जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उन्हें मालूम है कि चुनाव जीतने के लिए उनके पास क्या है, और वो है ईवीएम। ईवीएम के दम पर ही वो किसी की परवाह नहीं कर रहे। तो इसलिए जो ईवीएम का मुद्दा है वो हर किसी का मुद्दा है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों का और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं का मुद्दा है। वो किसान का भी मुद्दा है, वो मजदूर का भी मुद्दा है, वो फौजियों का भी मुद्दा है, ओल्ड पेंशन वालों का भी मुद्दा है, वो इस देश के नौजवानों का मुद्दा है। हर किसी का वो मुद्दा है। इसलिए उस मुद्दे को सभी को साथ देना चाहिए। लेकिन क्योंकि पब्लिक अभी सड़क पर उतरने को उतारू हो चुकी है, आने वाले समय में किस तरह से होगा हम लोग बताएंगे आपको, पब्लिक को बताएंगे कैसे करना है। लेकिन उस सब के बावजूद सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उसे साफ है कि ईवीएम से जितनी वोट चाहिए वो जीत के आ जाएंगे। अन्यथा टिकट डिक्लेयर नहीं हुए, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, लोकसभा भंग नहीं हुई, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, 370 पार। ये कौन सा तमाशा है जो ये सब कह रहे हैं? वो यही है कि इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, उनकी गुलामी कर रहा है, और ईवीएम मशीन उनके हाथ में है। और मशीन भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बना रही है उसमें बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, 4 पदाधिकारी उसमें जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नए डायरेक्टर हैं। और आपको एक और बात बता दें, 20 लाख ईवीएम मशीनें गायब हुई थी, उसका आज तक इलेक्शन कमीशन ने कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। केजी बेसिन घोटाला जो 20,000 करोड़ रुपए का था, रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी जो ईवीएम मशीनों की चिप बनाया करती थी, उस घोटाले का पर्दाफाश आज से 6 साल पहले 7 साल पहले हुआ था। उसके ऊपर अभी तक संसद के अंदर कोई बहस नहीं हुई है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जिस तरह से सरकार की किरकिरी हुई है, और कल तक इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट के ऊपर वो सारा का सारा डाटा डालना होगा। आपको बताएं कि 2023 तक के बॉन्ड लिए हैं उन्होंने,
जबकि ये जो पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये बहुत बड़ा केस है। जब इतने सारे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है और इसके ऊपर कोई फैसला ले रही है, तो आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप हाई कोर्ट से हैं, तो आपकी नजर में आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या है ईवीएम के मसले पर? नहीं, देखिए, अब तक तो अब से पहले जो भी रहा है सुप्रीम कोर्ट का रवैया, सारी पिटीशन डिसमिस की गई, तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अब जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला है, इस पर बहुत तगड़ा स्टैंड जो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम सबके बीच में एक उम्मीद जगी है कि कोर्ट इस पर भी संज्ञान लेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो पिटीशन, 2 पिटीशन फाइल हैं जो सुनवाई पर लगी हुई हैं, अगर उनको सुन लिया जाए और मैं समझता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह उस पर भी आदेश किया जाए, तो मामला एक झटके में हो जाएगा। नहीं होगा तो इस देश की जनता को सड़क पर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सबको ही जान लें, सरकार, ये जो सरकार है मोदी सरकार, यही सारी बीमारियों की जड़ है। इस देश की तबाही की जो कारण है वो यही सरकार है। इस सरकार को उखाड़े बिना आपको किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, और आप इसे उखाड़ नहीं सकते अगर ईवीएम है। इसलिए ईवीएम को उखाड़ना जरूरी है। सब लोगों को ईवीएम के विरुद्ध में संघर्ष करना, सड़क पर आना बहुत जरूरी है। आप लोगों को यह समझना होगा कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील आपके लिए खड़ा हो रहा है और आपको बता रहा है कि यह मसला इतना गहरा है, और जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है और एक फैसला आता है कुछ दिनों के बाद, इतने सारे मसलों पर देश की जनता को बैकफुट पर धकेलने के बाद एक फैसला आता है और उस फैसले से फिर से उम्मीद जाग जाती है, ये भी बड़ा सोचनीय विषय है। हम बहुत बार कहते हैं, आप नहीं कह सकते, लेकिन वाकई में देश की न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ रहा है। और ऐसा लग रहा है पिछले 9.5 साल में एक एक करके तमाम संस्थानों को जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, ताकि जब ये पूरी व्यवस्था चरमराने लगे और इससे लोग दुखी हो जाएं और लोग फिर नई व्यवस्था मांगे, तो वो नई व्यवस्था होगी, इन्हीं का बीज होगा, इन्हीं का पानी होगा, आपका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा जिसको इन्होंने आधार का नाम दिया है। आपके सारे डेटा आधार के साथ जुड़े होंगे और वो सारे के सारे डेटा फिर आपका पूरा का पूरा मसला, आपका सारा डेटा इनकी मुट्ठी में होगा। फिर जिस दिन इनको आपको अगला डोज लगाना होगा तो ये कह देंगे आपका आधार बंद कर रहे हैं, तब खोलेंगे जब आप अगली डोज लगवा करके आएंगे अपनी फैमिली के। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको आने वाले वक्त में अपने बच्चों की आजादी चाहिए तो आपको लोकतंत्र को दोबारा से जिंदा करना होगा। अगर आप लोकतंत्र को जिंदा करना चाहते हैं तो आपको यह भी समझना होगा कि नरेंद्र मोदी का इस टाइम पर देश की सत्ता के अंदर क्या हस्तक्षेप है। 2014 से पहले 2009 के चुनाव में बीजेपी को 24% वोट मिले थे, जिसमें प्रधानमंत्री कैंडिडेट लाल कृष्ण आडवाणी थे, और उसके बाद उनको 31% मिले 2014, मतलब वही 7% जो आपने बोला है, यही इनका लोकप्रियता है। तो केवल और केवल ईवीएम के भरोसे पर अगर ये इसी तरह से तानाशाही करते रहेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे भानु प्रताप जी? मैं बहुत सीधा सा है, देखिए, देश जो है इस समय 4 तरह के जो लोग हैं उनका एक गैंग इसे कह सकता हूं मैं, एक बहुत भयानक गठबंधन है, जिसमें सरकार है, जिसमें इस देश के पूंजीपति हैं, जिसमें इस देश का जो ब्यूरोक्रेट्स यानी IAS IPS जो ये लोग हैं, ये लॉबी जो है, अफसरों की लॉबी, और चौथा जो इसमें ये जो मीडिया है जो आज की तारीख में पूरी तरह से गुलामी कर रहा है, सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया। इन चारों का बड़ा भयानक गठबंधन बन चुका है, और ये चारों मिलकर जिनकी लीडरी जो कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी न इस देश के किसानों को कुछ देना चाहते, न इस देश के मजदूरों को कुछ देना चाहते, न इस देश के नौजवानों को कुछ देना चाहते, और न ही इस देश की महिलाओं को या इस देश के फौजियों को, किसी को कुछ देना नहीं चाहते। जबकि देश के पास किसी भी तरह संसाधन की कोई कमी नहीं है, किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं है। मैंने एक आंकड़ा जो निकाला है कि जो मांग किसानों की तरफ से, वो मांग अगर पूरी तरह मान ले सरकार, उसमें कुछ भी ना कम करे, और मजदूरों को और किसानों को जितना भी बात कही जा रही है, 15 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा उसमें आता नहीं है, 15 लाख करोड़। और जिस देश में एक साल में 50 लाख से और अब बढ़ने जा रहा 60 लाख करोड़ का बजट हो, उसमें मात्र 15 लाख करोड़ में इस देश की 100 करोड़ आबादी को इज्जत से जीने का एक मौका मिल जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो सरकार के पास कमी नहीं है, सरकार के पास कमी है नीयत की। सरकार के जो लक्ष्य है वो इस देश के लोगों को आजादी देना नहीं, इस देश के लोगों को रोजगार देना नहीं, इस देश के लोगों को इनका हक देना नहीं। सरकार का लक्ष्य है इस देश के 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना और जबरदस्ती इस देश को तबाही की तरफ ढकेलना, नहीं तो किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, जो किसान साथी हैं सभी से,
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो तमाम किसान संगठन हैं, मैं उन सबसे जब लुधियाना में मिला, आदरणीय पंगू साहब भी वहां पर थे, आप सबसे बात हुई, राजेवाल साहब से बात हुई, इसके अलावा बाकी सबसे आज भी मेरी मुलाकात हुई। बहुत मजबूती के साथ सबने हमारे इस ईवीएम हटाओ आंदोलन को सपोर्ट किया है, हर तरह से सहयोग देने का किया है। कल भी एक और जो संगठन है साझा किसान मजदूर मोर्चा, उसमें भी 100 से ज्यादा संगठन है, उनके कई साथी यहाँ आ जाए भी हों, उन सब ने भी कल मिलकर हमारे साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी हमारे इस ईवीएम हटाओ आंदोलन में पूरी ताकत से साथ दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर इलेक्शन कमीशन समझेगा नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन सरकार की गुलामी बंद करके इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान में जो उसको अधिकार दिए गए उनका सही तरीके से पालन नहीं करेगा, तो इस बार ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, ये बात ध्यान रखे इलेक्शन कमीशन के, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ईवीएम। किसी भी हद तक हमें जाना पड़े जाएंगे, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। केवल और केवल 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से ही होने देंगे। सो सबसे यही निवेदन है, एक सारी बीमारियों की जो जड़ है वो है ईवीएम। इस ईवीएम के खिलाफ पूरा देश मजबूती के साथ खड़ा होकर आगे आए और इस गंदगी को साफ करें, ताकि देश बच सके, इस देश की जनता बच सके, लोगों को अधिकार मिल सके, किसानों और मजदूरों को उनको जीने का हक मिल सके। एक और छोटा सा टेक्निकल पॉइंट ईवीएम के लेकर के आपसे अगर पूछा जाए, जैसे कि अगर सरकार इस बात पर आपका आंदोलन को सपोर्ट नहीं, उसकी बात ना माने और ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम के साथ ही चुनाव करने के लिए अड़ी रहे, तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर एक सांसद, मतलब हर एक सीट के ऊपर, पार्लियामेंट सीट के ऊपर यदि 64 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े कर दिए जाएं तो बैलेट पेपर से करवाना पड़ेगा? ऐसा कोई कानून है? सॉरी, गिर गया वो 64 नहीं, क्योंकि अब जो ईवीएम आ रही है उस ईवीएम में 380 कैंडिडेट, अच्छा लिस्ट, हाँ, जो अब आई है, हाँ, जो उसकी नई टेक्नोलॉजी वाली ईवीएम आई है, उसमें 380 कैंडिडेट जो हैं वो उनकी पूरी लिस्ट आ सकती है। मतलब एक के साथ वाला अब नहीं रहा, वो 64 वाली वो वाली बात नहीं, तो उसके साथ में जोड़ के करी जा सकती है वो। तो इसके लिए अगर संख्या चाहिए तो वो बहुत ज्यादा चाहिए, 500 से ज्यादा संख्या चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर अगर लोग ठान लें, लोग अगर तय कर लें कि अब चाहे जो भी हो जाए सरकार नहीं मांगती, और लोकतांत्रिक तरीका हमारे पास यही है कि हर सीट पर हर गांव से एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए, हर गांव से, हर सीट पर हर गांव से एक कैंडिडेट खड़ा करो, सारे मिलजुल के, जो उसमें 10, क्योंकि इंडिपेंडेंट रूप से खड़े होंगे तो 10 प्रस्तावक चाहिए, और साथ में जो भी उसकी फीस है 10,000, 15,000, 20-25,000, पूरा गांव मिलकर एक कैंडिडेट लड़ाए कि भाई हमें खत्म करनी है ईवीएम। ये हमारा तरीका, इससे बेहतर कौन हो सकता? मैं समझता हूं दुनिया में एक मिसाल हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। हाँ। हालांकि सरकार कोशिश करेगी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कि अधिक से अधिक जो नॉमिनेशन पेपर है उन्हें कैंसिल करवाए, रद्द करवाए, लेकिन अगर आप ठान लेंगे कि नहीं, जो हमारा पेपर बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, बावजूद उसके रद्द करना, तो कोई भी हो, जनता जब खड़ी हो जाती है उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। इस देश के सबसे तानाशाह प्रधानमंत्री ने भी किसानों के सामने 13 महीने में घुटने टेके हैं, सब जानते हैं। अगर सरकार बात ना माने, अगर सुप्रीम कोर्ट साथ ना दे, अगर इलेक्शन कमीशन साथ ना दे, तो उसके बाद अगर देश की जनता सरकार को सरकार मानने से ही मना कर दे और सरकारी कर्मचारियों का गांव में घुसना ही बंद कर दे, तो भी सरकार इसके अंदर घुटनों पर आने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये एक दिन का, मैं आपको बता, सिर्फ एक ही दिन का, एक ही दिन का काम है। हम लोग जिस दिन कॉल दें, हाँ, उस दिन सारे लोग बस एक दिन के लिए सड़क पर आ जाओ आप। हाँ। ये सरकार और प्रशासन से एक झटके में नीचे आ जाएगा, एक झटके में जो है घुटनों पर आ जाएगा, साफ हो जाएगा। बाकी और भी चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो एकता है ना पूरे देश की, समाज के लोगों की, गरीबों की, पिछड़ों की, मजदूरों की, किसानों की, ये एकता जिस दिन भी सरकार को पता लग गई कि सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर सड़क पर आ गए, उसी दिन सरकार साफ हो जाएगी। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार। देखिए भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। देखिए जनता ही सरकार होती है, और जिस दिन जनता के अंदर त्रस्त लोगों को यह पता चल गया कि आपको जो 5 किलो अनाज की भीख दी जा रही है, जो आपको किसान निधि के नाम पर जो आपको भीख दी जा रही है, जो आपके छोटे छोटे बच्चों को मिड डे मील के नाम पर जो भीख दी जा रही है, आपको उसकी जरूरत असलियत में नहीं है। जिस दिन आपको इस बात का पता चल गया, आपका जमीर जाग गया, इस सारी की सारी भीख को लात मारकर अपने असली पोजीशन को समझ करके मीडिया का बहिष्कार, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो सरकारों का
पंगु बनकर, सरकारों का पिट्ठू बन के काम कर रहा है। जिस दिन देश की जनता सड़कों पर आई, सरकारों को देश की जनता के मुद्दे सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और उनके ऊपर निर्णय जनता के हिसाब से लेने पड़ेंगे, क्योंकि जनता ही वास्तव में सरकार होती है। ये बैठे हमारे नुमाइंदे हैं। आपने समय दिया। एक मैं छोटा सा बात, वो जो आप कह रहे हैं ना कि मीडिया, बहुत पहले कहा है, रवीश जी ने भी कहा, रवीश कुमार जी ने, और पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने भी कहा, हम लोग भी लगातार कह रहे हैं, जो मीडिया जिस मीडिया की बात हो जा रही है, जो सरकार का प्रवक्ता बन चुका, इसके लिए तो एक ही काम काफी है, आप इसे देखना बंद कर दें, बस। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। सिर्फ आप कर दीजिए, ना किसी को गाली देनी है, ना आप शब्द कहना है, ना कुछ करना है, सिर्फ इसे देखना बंद कर दिए, इसकी दुकान बंद हो जाएगी, इतने में ही। और दूसरी बात जो है साथियों, जो हालात देश में हैं वो आपकी कल्पना से बाहर है। देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से झूठ बोलते हैं, एक आंकड़े से आपको बताता हूं। और क्यों भीख दे रहे हैं प्रधानमंत्री? हर आदमी को 5 किलो भीख दे रहे हैं। मैं 25 किलो भीख दूंगा उन्हें, मैं 5 किलो से ज्यादा 5 गुनी भीख दूंगा उन्हें। अब वो छोड़ा कुर्सी है, क्या दिक्कत क्या है? ये केवल भीख देके लोगों को हमेशा के लिए भिखारी बना रहे हैं, जबकि सरकार का काम होना चाहिए कि लोगों को उनके पैरों पर खड़ा होना सिखाएं, उनको मजबूत बनाएं, उनको रोजगार दें, उनको नौकरी दें, उनको शिक्षा दें, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दें। यह है सरकार का काम। सरकार का काम भीख देना नहीं है। मोदी जी की बड़ी मजेदार बात, मोदी जी कहते हैं कि पिछले 9 साल में उन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया। अब मजेदार बात सुनिए आप, गरीबी की रेखा क्या है इसे भी सुन लो आप। गरीबी की रेखा है कि जो आदमी शहर में 33 रुपए एक दिन में खर्च कर सकता है, 33 रुपए तक, वो गरीबी के नीचे आता है। उसके ऊपर जो वो गरीब नहीं है, 33 से अगर वो 33 रुपए 5 पैसे कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है। ये स्थिति है शहर की। और जो गांव में है वहां 27 रुपए 28 रुपए जो व्यक्ति एक दिन में खर्च करता है वो गरीबी की रेखा के नीचे आता। अब मजेदार बात सुनो, इसके हिसाब से अगर इस देश में आप देखें तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि देश में 90% लोगों की आमदनी जो है वो 10,000 से भी कम है। इसका मतलब हो गया 90% के हिसाब से कि लगभग 120 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे आ जाते हैं। एक बात बड़ी मजेदार बात, जिस समय मोदी जी 2014 में आए, उस देश में 18 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे थे। 18 करोड़। मोदी जी कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। अबे तो वो कहां से आए भाई मेरे? पहले वो जो 7 करोड़ है वो कहां से आए? पहले ले आए होंगे, फिर निकाले होंगे। यानी अच्छा, दूसरी और मजेदार बात, इतनों को बाहर निकाल दिया थे उतने। सरकार के आंकड़े 6 महीने पहले के थे, देश में इस कोरोना और इस सारी नोटबंदी के माध्यम से जो गरीबों की संख्या बढ़ी है, उसमें 23 करोड़ लोगों की और वृद्धि हो गई। कुल कितने हो गए? 41 करोड़। और मोदी जी 5 किलो आटा अनाज किसको कितनों को दे रहे हैं? 81 करोड़। 80 करोड़ लोग। मगर ऐसा बावड़ा प्रधानमंत्री है जैसे गणित ही नहीं आता, क्या करें? मतलब ये चीज समझने की, अगर तो आपने निकाल दिया बाहर तो 81 करोड़ लोगों को आप भीख क्यों दे रहे हो? 5 किलो अनाज। देखिए, ये है सारी चीज जिस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है वकील साहब कि असली मसला ये है कि जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं उनका गणित से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है आंकड़ों से, और जो सपोर्ट नहीं करते हैं वो भी इन आंकड़ों के माध्यम से उनका प्रचार करते हैं। वो तो बेचारे अंधे हैं ना, जिनकी आप भाई जो सपोर्ट करते हैं वो तो अंधे हैं, तभी तो अंधभक्त कहा जाता है उनको। ये इनकी कहानी है। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।